नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे और गाज़ा पट्टी में इसराइल की जारहियत 10वें रोज़ भी जारी रही। अरब मीडिया से मिलने वाली इतलात के मुताबिक इसराइल की जारहाना फ़िज़ाई हमलों और बमबारी के बाद 67 बच्चों समेत 242 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने बताया कि गाज़ा में इसराइली बमबारी से शहीद अफराद में 36 खवातीन भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने मजीद कहा कि मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 4 बच्चों समेत 26 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में एक फ़लस्तीनी शहीद और 1108 ज़ख्मी हुए। दरियासना आलमी रहनुमाओं की तरफ से सख्त अपील के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग जारी रखने की अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि जब तक इसराइली शहरी पुरअमन जिंदगी में वापस नहीं आते तब तक जंग जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ नेतन्याहू ने कहा था कि इस्लामी जिहाद को ऐसी ज़रबें लगी हैं जिनकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक हमास और इस्लामी जिहाद ने कहा कि इसके कम से कम 20 जंगजू हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइल का कहना है कि उनकी हलाकतों की तादाद कम से कम 130 है। उधर गाज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 242 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 67 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1500 से ज़ायद है। हमास के रॉकेट हमलों में इसराइल में एक 5 साला लड़के समेत 12 अफराद की हलाकत की इत्तला है। दारुल हुकूमत दिल्ली भी तोकते तूफान से मुतासिर हुआ है। इसकी वजह से एक तरफ दिल्ली का मौसम बदला है, जबकि दिल्ली की सरहदों पर ज़रई कानून की मुखालिफत में बैठे किसानों के खैमों को नुकसान शदीद पहुंचा। दरहकीकत महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक दिल्ली का मौसम अगले एक हफ्ते तक इसी तरह रहेगा। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली बारिश ने 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 51 साल के बाद इतना कम रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में 35 साल बाद मई के महीने में एक माह में इतनी बारिश हुई है। समुद्री तूफान तोकते की वजह से दिल्ली के सफदरजंग में 24 घंटों में 118.9 मिलीमीटर बारिश और पालम में 57.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे कबल मई 1976 को 24 घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को अचानक बारिश का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक सुबह से ही मूसलाधार हो रही बारिश से दिल्ली में भारी नुकसान हुआ है। लंगरों के मकामात और किसानों के बैठने की जगह पर पानी भर गया। सड़कों और ढलान वाले मकामात पर भी पानी भर गया है। तमाम अभी तक बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है और महकमे मौसमियात ने भी आने वाले वक्त में मजीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया। इसके पेश नज़र किसानों ने भी सूरत हाल को संभालने की कोशिश की है। संयुक्त मोर्चा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कल ही तमाम किसानों को बारिश के होने के मद्देनज़र पैगाम दे दिया गया था। बारिश का असर जितना ज़्यादा है उससे कहीं ज़्यादा किसानों का हौसला है। मौजूदा वसाइल की मदद से हालात पर काबू पाया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से कोई इंतज़ाम ना होने के बावजूद किसान मौजूदा हालात का मुकाबला कर रहे हैं। याद रहे कि किसान गुज़िश्ता 26 नवंबर 2020 से 3 नए नाफिज करदा ज़रई क़वानीन के खिलाफ कौमी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सरहदों पर एहतजाज कर रहे हैं। तूफान तौते के चलते समुद्र में डूबे जहाज बार्ज P305 में सवार 37 क्रू मेंबर्स के लाशें नेवी को मिली है।
जुमेरात की देर रात 11 बजे आईएनएस कोलकाता से मुंबई के साहिल पर लाए गए। नेवी के ऑपरेशन का आज चौथा दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन को 55 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आईएनएस कोची भी अभी समंदर में बचाव के काम में जुटा है। समंदर की लहरों के बीच अभी भी 38 क्रू मेंबर्स लापता हैं। ओएनजीसी के मुताबिक इस पर 263 लोग सवार थे। हालांकि नेवी की जानिब से ये आंकड़े पहले 273 बताए गए थे। लहरों में लापता हुए अफराद की तलाश के लिए नेवी के फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर करीब 60 घंटे से ज़्यादा की उड़ानें भर चुके हैं। नेवी अब अपने टोही फ्लाइट P-81 की मदद ले रहा है। 3 P-81 फ्लाइट्स तमिलनाडु एयरबेस से उड़ान भरकर मुंबई के समुद्र में गुमशुदा अफराद की तलाश में जुटे हैं। मॉडर्न टेक्निक से लैस P-81 आसमान में रहकर समुद्र की गहराई की हर हलचल का आसानी से पता लगाने में केपेबल है। जहाज मुंबई के साहिल से करीब 88 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड के इलाके में डूबा है। इसीलिए नेवी 80 से 100 किलोमीटर के इलाके पर नजर बनाए हुए है। आसमान से तलाश जारी रखने के लिए 6 हेलीकॉप्टर्स और 3 फ्लाइट्स की मदद ली जा रही है। आईएनएस कोची और कलकत्ता के अलावा आईएनएस तेग, आईएनएस बेतवा और आईएनएस ब्यास भी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। इससे पहले 3 दीगर जहाज जेएल कंस्ट्रक्टर पर 137 लोग फंसे थे। इन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। बाज SS-3 पर 202 और सागर भूषण पर 101 लोग फंसे हैं। नेवी के मुताबिक ये सभी लोग महफूज हैं और उन्हें खाना पानी जैसी सहूलतें मुहैया कराई गई हैं। तूफान ताउते के गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही के निशान अभी मिटे नहीं थे कि अब एक और तूफान मुसीबत बनकर मुल्क के सामने खड़ा है। ये तूफान वेस्ट बंगाल में 26 या 27 मई को दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इसको लेकर बंगाल हुकूमत को अलर्ट भेजा है। साथ ही एक्सपर्ट्स ने बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल से उठने वाले इस तूफान का नाम यास रखा है। इससे भारी नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। इधर अलर्ट मिलने के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के ओहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट में इजलास किया। सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के पास इसके अहकाम भेजे जा रहे हैं। ये तूफान कोलकाता, हावड़ा, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना, हुगली, नॉर्थ एंड साउथ मेदिनीपुर में भारी तबाही मचा सकता है। सभी जिले इंतजामिया को वक्त से पहले ज़रूरी कदम उठाने के अहकाम दिए गए हैं। नामवर वकील जनाब जफरयाब जिलानी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। जफरयाब जिलानी उत्तर प्रदेश के साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान भी हैं। जराये के मुताबिक उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। वो बेहोशी की हालत में है। बेहोशी की वजह ब्रेन हैमरेज बताया जाता है। जफरयाब जिलानी उत्तर प्रदेश के मशहूर वकील हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनियर भी हैं। वो कोरोना की वबा के दौरान बहुत एहतियात बरत रहे थे। ताहम आज उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उनकी सेहत के लिए दुआएं की जा रही हैं। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना से अब तक 16,56,50,458 लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 34,33,920 की मौत हो गई है, जबकि 14,47,00,000 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1,75,00,000 लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 99,709 की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस कम होने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में 2,76,059 नए मुतासरीन की पहचान हुई। 3,68,788 मरीज ठीक हुए, जबकि 3,876 लोगों की मौत हो गई। ये लगातार 7वां दिन था जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा रहा। चारशंबे के रोज एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 96,647 की कमी हुई। अब 31,25,140 मरीजों का इलाज चल रहा है। 11 दिन पहले 9 मई को यह आंकड़ा 37,41,000 के पीक पर पहुंच गया था। राजस्थान के साबिक वजीर आला और बिहार हरियाणा के गवर्नर रहे कांग्रेस के सीनियर लीडर जगन्नाथ
पहाड़िया का कोरोना के सबब इंतकाल हो गया। वो 89 साल के थे। उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम हॉस्पिटल में चाशुम्बी की रात आखिरी सांस ली। उनकी मौत पर राजस्थान हुकूमत ने एक दिन के सरकारी सोग और सरकारी दफातर में तातील का ऐलान किया। इस दौरान सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सुरंगो रहेगा। दोपहर में वजीर आला अशोक गहलोत की जेर सदारत वजारती काउंसिल के इजलास में पहाड़िया को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। वो 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के वजीर आला रहे। उन्होंने रियासत में मुकम्मल शराबबंदी नाफिज कर दी थी। वो सन 1957, 1967 और 1980 में रुकने पार्लियामेंट रहे और 2003 में 1980, 1985, 1999 और 2003 में रुकने असेंबली रहे। वो मरकज में वजीर भी रहे। वो 1989 से 1990 तक बिहार के गवर्नर और 2009 से 2014 तक हरियाणा के गवर्नर भी रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहाड़िया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने पसमानदगान और हामियों से इजहार ताज़ियत किया। तेलंगाना में लॉकडाउन के बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। रियासत में लॉकडाउन नाफिज करने के बाद से कोरोना वायरस के केसों में बतदरीज कमी देखी जा रही है और कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में कोरोना वायरस से 3,360 अफराद मुतासिर हुए हैं और 23 अफराद की मौत हुई है। इस तरह रियासत में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 5,44,223 और 3,060 अफराद की मौत हुई है। हैदराबाद के अलावा अजला में भी कोरोना के केसेस में काबिले लिहाज कमी देखी जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा पर काबू पाने को लेकर 10 रियासतों के 54 जिले के कलेक्टर्स के साथ वर्चुअल इजलास किया। उनके इजलास में बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन उनकी रियासत का कोई भी कलेक्टर शामिल नहीं हुआ। मोदी के इजलास के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इजलास में 10 रियासतों के वज़राए आला मौजूद थे, लेकिन किसी को बोलने नहीं दिया गया। ये तौहीन की बात है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सभी वज़रा खामोश बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमें बंगाल के लिए 3 करोड़ वैक्सीन की मांग करनी थी, लेकिन बोलने ही नहीं दिया गया। मरकज से हमें इस महीने 13 लाख ही वैक्सीन मिली है, जबकि 24 लाख की सप्लाई की जानी थी। उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में बतौर सीएम मौजूद थी, इसीलिए कलेक्टर्स को शामिल नहीं होने दिया गया। ममता ने कहा कि बंगाल में कोरोना केसेस बढ़ने पर मरकजी हुकूमत ने फौरन एक टीम भेज दी थी, लेकिन गंगा में लाशें मिलने के बाद वहां कोई टीम नहीं गई। वैक्सीन, दवाएं, ऑक्सीजन कुछ भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। मरकजी हुकूमत ने फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बंगाल में वैक्सीनेशन की स्पीड कम होने के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अगर हम इजलास की बात करें तो इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली वबा हो या फिर ये वक्त, हर वबा ने हमें एक बात सिखाई है कि इससे ढील करने के हमारे तौर तरीकों में मुसलसिल बदलाव, मुसलसिल इनोवेशन ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा कि ये वायरस म्यूटेंट होने में, अपना रूप बदलने में माहिर है, तो हमारे तरीके और स्ट्रैटेजीज भी डायनामिक होने चाहिए। अपने जिले की छोटी से छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। हां, कोरोना के इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं, उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें।
अभी 2 दिन पहले ही मेरी अन्य कुछ राज्यों के अधिकारियों से भी मुझे बात करने का मौका मिला था। उस बैठक में अनेक सुझाव, अनेक समाधान अलग अलग जिलों के साथियों की तरफ से आए हैं। आज भी यहां कुछ जिलों के हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर से अफरा तफरी का माहौल है। इसी दरमियान हुकूमत ने यह माना है कि हवा से कोरोना वायरस फैल सकता है। मरकजी हुकूमत के प्रिंसिपल साइंसी मुशीर दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि एरोसिल और ड्रॉपलेट्स कोरोना वायरस के फैलने के अहम असबाब हैं। कोरोना से मुतासिर शख्स के ड्रॉपलेट्स हवा में 2 मीटर तक जा सकते हैं, जबकि एरोसोल इन ड्रॉपलेट्स को 10 मीटर तक आगे बढ़ा सकता है और इन्फेक्शन का खतरा पैदा कर सकता है। हुकूमत के साइंसी मुशीर ने इन्फेक्शन रोकने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। उनका कहना है कि बगैर अलामत वाले कोरोना मुतासिरा मरीज की छींक और खांसी से भी वायरस फैल सकता है। इसके अलावा जमीन पर गिरे छींक और खांसी से निकले जर्रात भी इन्फेक्शन का सबब हो सकते हैं। उतना ही नहीं, जमीन पर खांसी, छींक, थूक और बलगम के जरात तवील मुद्दत के लिए वायरस फैलने की वजह बन सकते हैं। हुकूमत की गाइडलाइंस में वेंटिलेशन वाले घरों, दफातर वगैरह में मुतासिर हवा के वायरल लोड को कम करने में अहम किरदार पर रोशनी डाली गई। वेंटिलेशन एक मुतासिरा शख्स से दूसरे में इन्फेक्शन के खतरे को कम कर सकता है। एडवाइजरी के मुताबिक सर्जिकल मास्क अगर आप पहनते हैं तो इसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। हालांकि डबल मास्क को आप 5 मरतबा पहन सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने वाजे किया है कि उन्होंने मुल्क की आवाम के मफादात को नजरअंदाज करके कभी भी वैक्सीन की बरामद नहीं की और मुल्क में जारी वैक्सीनेशन मुहिम उनका इदारा हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आदार पूनावाला का बयान एक ऐसे वक्त में आया जब मरकजी हुकूमत के वैक्सीन बरामद के फैसले पर मुल्क में पुरजोर बहस छिड़ी हुई है और CII समेत दीगर वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों के किरदार पर भी सवाल उठ रहे हैं। CII की तरफ से जारी करदा एक बयान में आदार पूनावाला के हवाले से वाज़ेह किया गया कि रवां साल जनवरी में उनके पास वैक्सीन खासी मिकदार में मौजूद थी और उस वक्त कोरोना के मामलात बहुत कम थे और मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो चुकी थी। इस सूरत हाल में मुतअद्दिद सेहत माहिरीन का नजरिया था कि हिंदुस्तान ने कोरोना को बहुत मौसर तरीके से कंट्रोल किया है। उसी वक्त दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक को कोरोना के बहरान का सामना करना पड़ा था और उन्हें मदद की बहुत ज़रूरत थी। उस वक्त मरकज़ ने अपनी तरफ से उन ममालिक को हर मुमकिन मदद फराहम कराई और इस सिलसिले में ये टीके उन ममालिक को भेजे गए जहां उनकी अशद ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम 2 से 3 माह में मुकम्मल नहीं की जा सकती है और इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। CII मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर अपनी तरफ से अनथक कोशिश कर रही है ताकि इंसानियत की बेहतर खिदमत की जा सके और इस जज्बे को मुस्तकबिल में भी जारी रखा जाएगा। हम सभी के लिए एक साथ मिलकर काम करने और इस वबा को शिकस्त देने का वक्त है। राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने पटना में वाक़ अपनी सरकारी रिहायशगाह को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया है, जहां कोरोना मरीजों को मुफ्त सहूलियात मिलेंगी। तेजस्वी यादव ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अपने 1 अपोलो रोड वाक़ सरकारी रिहायशगाह पर तमाम ज़रूरी मेडिकल दवाओं, ज़रूरी आलात और खाने पीने की मुफ्त सहूलियात से लैस RJD कोविड केयर का क़याम करके हस्बे ज़ाब्ता उसे हुकूमत के ज़रिए अपनाने की दरख्वास्त और सुपुर्द करने का फ़ैसला किया गया है। ज़रूरत पड़ने पर उसकी तौसी की जा सकती है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि उम्मीद है कि हुकूमत इस मुस्बित पहल का खैर मकदम कर इंसानी मफाद में हस्बे ज़ाब्ता इस कोविड सेंटर को चलाएगी। मैं राज्य सरकार से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है 1 पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के, उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाएं नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम 1 नंबर में 1 पोलो आवास में जो है हमने किया है, चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था 1 नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक पहल, एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपने सरकारी आवास देना चाहते हैं और ये चला नहीं सकते सेंटर, क्योंकि सरकारी बंगलो है,
इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो टेक ओवर करके इसको चलाने का काम करे और जो भी मदद हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। जो जरूरत की चीजें हो सरकार हमसे पूछे, बोले कि हमको और क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज्य सरकार से फिर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखकर कोरोना वायरस के बहरान में उत्तर प्रदेश के शहरियों को राहत फराहम करने के लिए मुतअद्दिद अहम तजावीज़ पेश की हैं। जुमेरात को योगी आदित्यनाथ को लिखे गए खत में वाड्रा ने कहा कि अवाम को उनकी सूरत हाल पर छोड़ने के बजाय अवाम के दर्द को समझना चाहिए और उनके मफाद में इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुतवस्सित तबके के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। लोग परेशान हैं और अपने प्यारों के लिए इलाज के लिए खर्च ले रहे हैं, लिहाजा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम से कम कीमत पर इलाज की सहूलियत दस्तयाब हो और साथ ही मुतासरीन को मुआवजा भी दिया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अशियाए ज़रूरिया की आसमान छूती कीमतों से लोग अफसरदा हैं, लिहाजा अफरात ज़र पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने के साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि बिजली की शरह में इजाफा न हो। उनका यह भी कहना है कि कोरोना मुद्दत के दौरान ताजिरों और दुकानदारों को फौरी रिलीफ दिया जाना चाहिए। कोरोना बुरहान के सबब हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कई ममालिक में अफरा तफरी का आलम है। इस मुश्किल वक्त में सभी एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं और मदद के लिए हाथ भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे दहशत वाले माहौल में भी कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो इंसानियत और अखलाकियात की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दरअसल नागपुर के मेवा हॉस्पिटल में कोरोना मुतासिरा लाशों से कीमती चीजें चोरी किए जाने का मामला सामने आया है और इस ताल्लुक से 2 लोगों को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। इन चोरों से जब पूछताछ की गई तो आधे दर्जन से ज्यादा मामलों का इंकशाफ हुआ। ये दोनों मरे हुए लोगों की लाशों से जेवर नोच लेते थे। गिरफ्तार मुलजिम गणेश उत्तम डेकाटे और उसके दोस्त छत्रपाल किशोर दोनों स्पीक एंड स्पून कंपनी में काम करते हैं। इलाज के दौरान जिन कोरोना मरीजों की मौत हुई उनकी लाशों को ले जाने का काम कंपनी की तरफ से ये मुलाजिमीन करते थे। काबिल जिक्र है कि कोरोना मरीज का जब इंतकाल हो जाता है तो उनके अहले खाना को दूर ही रखा जाता है। इस बात का फायदा उठाकर मुलजिम पीपी किट पहनकर लाश और मरीजों के पास जाते थे और मौका मिलते ही उनका कीमती सामान चोरी करते थे। इन दोनों मुलजिमीन की गिरफ्तारी तब अमल में आई जब अंजलि तिवारी के वालिद, जिनकी कोरोना से 1 अप्रैल को मौत हो गई थी, उनका 81,000 रुपए का मोबाइल चोरी हो गया और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन तलाश की, मेव हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज हासिल किया और फिर मंगल को दोनों मुलजिमीन की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में पता चला कि दोनों गिरफ्तार मुलजिमीन ने मेव हॉस्पिटल में कई दीगर मरीजों और लाशों से भी कीमती चीजें चोरी की हैं। तकरीबन आधे दर्जन मामलों के बारे में दोनों ने बताया और अपनी गलती का एतराफ़ किया। इन मुलजिमीन के पास से पुलिस ने 14,500 रुपए की नकदी, सोने के जेवरात, 8 लेडीज घड़ियां, मोबाइल फोन समेत कुल 1,68,231 रुपए का सामान जब्त किया। कोरोना का खतरा अभी सरों पर मंडला ही रहा है कि ऐसे में ब्लैक फंगस नामी इंफेक्शन ने दस्तक दी है जो कोरोना से सेहतयाब होने वाले लोगों को निशाना बना रहा है। ब्लैक फंगस का तिब्बी नाम म्यूकरमाइकोसिस है। ये कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं है, लेकिन ये उन लोगों में ज़्यादा तेज़ी से फैलती है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। अगर इब्तदाई दौर में ही इसका इलाज किया जाए तो मरीज़ का इलाज मुमकिन है। कोविड-19 से जंग जीतकर शिफायाब होने वालों की इस इन्फेक्शन की वजह से बीनाई मुतासिर हो रही है। हम आपको बता दें कि ये इन्फेक्शन तमाम को मुतासिर नहीं कर रहा है, लेकिन जिन अफराद की जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो गई है और वो शुगर यानी डायबिटीज़ से मुतासिर हैं तो उनके इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने का खदशा है। अभी हमने जबकि कोरोना को पूरी तरह से शिकस्त भी नहीं दी थी कि ऐसे में पहले से ही खौफजदा अफराद को इस नई बीमारी ने मजीद परेशान कुन सूरत हाल से दो चार कर दिया है। मुल्क की बाज़ रियासतों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली और तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश में ब्लैक फंगस से कई अफराद मुतासिर हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता साल भी ब्लैक फंगस के केसेस सामने आए थे और बाज़ अमवात भी हुई थी और बाज़ बीनाई से महरूम हो गए, लेकिन दूसरी लहर के दौरान इस तरह के ज़्यादा मामला सामने आए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मुल्क में ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र एडवाइजरी भी जारी करते हुए कहा कि अगर म्यूकरमाइकोसिस का बरवक्त इलाज ना किया गया तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना से सेहतयाब अफराद पर
ब्लैक फंगस का हमला इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि कोरोना के मरीजों को आईसीयू में तवील अरसे तक इलाज के दौरान एंटी फंगल दवाएं दी जाती हैं, जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। अलबत्ता कि जिन अफराद ने घर में रहकर इस वबा को शिकस्त दी उनमें ब्लैक फंगस का खतरा बहुत ही कम होता है। तेलंगाना भी इस इन्फेक्शन से मुतासिर है। ऐसे में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये इन्फेक्शन नया नहीं है, साबिक़ में भी कई अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक साल 1985 में इस इन्फेक्शन से गांधी हॉस्पिटल में एक खातून की मौत हुई थी। तेलंगाना हुकूमत ने उसके इलाज के लिए नोडल सेंटर कायम किया है। हैदराबाद के कोठी इलाके में वाक़ ईएनटी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने बताया कि ईएनटी हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए 30 से 50 बेड तैयार रखे गए हैं। उन्होंने इस ख्याल का इजहार किया कि इस तरह की खिदमात को रियासत के दीगर मकामात में भी तौसी दी जा सकती है। उन्होंने अपने खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस के केसेस का इलाज कोठी के नोडल सेंटर मुंतकिल करके किया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि कोरोना की मुकम्मल नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही ऐसे मरीजों को इलाज के लिए यहाँ मुंतकिल किया जाएगा। अगर कोई मरीज कोरोना से मुकम्मल रुबे सेहत नहीं होता और वो गांधी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है तो उसका गांधी हॉस्पिटल में रखकर ही कोरोना के इलाज के साथ साथ ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा। यानी कि पोस्ट कोविड इलाज की सहूलत ईएनटी हॉस्पिटल और प्री कोविड इलाज की सहूलत गांधी हॉस्पिटल में दस्तयाब है। एक ऐसे वक्त जब मुल्क आलमी वायरस की दूसरी लहर के बायस बदतरीन दौर से गुजर रहा है, वहीं इस वायरस से मुतासिर होने के बाद सेहतमंद होने वाले अफराद में ब्लैक फंगस ने तशवीश की लहर पैदा कर दी है। करीब एक साल की अनथक जद्दोजहद के बाद जहां दुनिया भर के साइंसदानों ने वैक्सीन की खोज में कामयाबी हासिल की और इस पर मजीद तहकीक जारी थी कि एक और इन्फेक्शन ने उन्हें मजीद मुतफक्किर कर दिया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ऐसा नहीं है कि इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है और ये कोरोना से सेहतियाब होने वाले तमाम अफराद को भी निशाना नहीं बना रहा है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जिन अफराद में भी इस तरह की अलामात पाई जाती हैं उन्हें फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। पाकिस्तान में सुखर के करीब नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई जिसमें 13 अफराद जाम भाग हो गए। हादसे का शिकार कोच मुल्तान से कराची जा रही थी। हादसे के वक्त बस के बेशतर मुसाफिर सो रहे थे। नेशनल हाईवे पर पेश आने वाले हादसे में 32 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना की वजह से इन दिनों ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ज्यादा वक्त कामकाज में ही निकल जा रहा है, लिहाजा वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिजिकली इनएक्टिव लोगों को लेकर जो आंकड़े दिए हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं। WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2016 की एक स्टडी में पाया गया कि कई घंटों तक काम करने की वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक डिजीज से 7,45,000 अमवात हुई हैं। WHO और ILO के मुताबिक 2016 में हफ्ते में कम से कम 55 घंटे काम करने की वजह से 3,98,000 लोगों को की स्ट्रोक से और 3,47,000 लोगों की दिल की बीमारी से मौत हुई है। 2000 और 2016 के बीच देखा गया कि लंबे वक्त तक काम करने की वजह से दिल की बीमारियों से होने वाली अमवात की तादाद में 42% और स्ट्रोक से होने वाली अमवात में 19% का इजाफा हुआ है। WHO का कहना है कि खुद को जिस्मानी और जहनी तौर पर फिट रखना है तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर दुनिया का हर शख्स फिजिकल एक्टिविटी करने लगे तो हर साल होने वाली 40 से 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है। दुनिया में करीब 27.5% नौजवान हैं और 81% बच्चे WHO की गाइडलाइंस को पूरा नहीं करते हैं। रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करके कई तरह की बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। इनमें हार्ट, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियां शामिल हैं। दुनिया में 1/3 अमवात इन्हीं से होती हैं। फिजिकल एक्टिविटी से डिप्रेशन और एंग्जाइटी में कमी आती है। इसके अलावा ये सोचने, सीखने और फिट रहने में मदद करती है। कोरोना बहरान की वजह से जहां कई ममालिक की मईशत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, वहीं खेल के कई इनेकात पर भी कोरोना वायरस फैलाव का बुरा असर देखने को मिला। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब IPL टूर्नामेंट को दरमियान में ही रोकना पड़ा और अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जून में होने वाले एशिया कप को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इस साल जून में श्रीलंका में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के सबब
इंडेफिनेटली मुलतवी कर दिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव एशले डिसिल्वा का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए इस साल जून में होने वाले टूर्नामेंट को कराना मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है कि एशिया कप T20 टूर्नामेंट सितंबर 2020 में होना था, जिसे कोरोना के सबब जून 2021 में कराने का फैसला किया गया था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।